तो यार आज हम एक्सप्लेन करने को जा रहे हैं ब्लू लॉक की एपिसोड नंबर 9। वीडियो में बढ़ने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यार नेक्स्ट एपिसोड को पाने के लिए 300 लाइक टारगेट कंप्लीट कर देना, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत उसी इंटेंसिटी से होती है, उसी भड़कते हुए शॉलों से, जहाँ पे टीम वी ने नागी के कारण अपना पहला गोल बड़ी आसानी से कर भी दिया होता, जो देख के इसागी अपने दिल में कहने लगता ये कैसा गोल था। वो बॉल उससे काफी ऊंचाई पे था और काफी घूमते हुए वो पत्थर की तरह नीचे आ रहा था। भागते हुए बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करना ऑलरेडी पहले से बहुत मुश्किल होता है, पर से तो उसे हमारे डिफेंडर्स ने घेर रखा था। पर फिर भी यार उसने मॉन्स्टर की तरह बॉल को कंट्रोल किया। सिर्फ उसी लम्हे में काफी ज्यादा प्रोफेशनल टेक्निक्स अप्लाई की गई सिर्फ एक गोल करने की खातिर। तो ये है बिल्डिंग 5 का सबसे टॉप प्लेयर, जिसका नाम नागी सेशिरो। तो यार हमें दिखाया जाता नागी ऑलरेडी बोर होना भी शुरू हो गया होता। सागी सिर्फ उसके खिलाफ जाने की सोच से ही इतना ज्यादा घबरा गया होता जैसे कि उसके सर पे छत टूटा हो। इसी के साथ नेक्स्ट गोल के लिए कुनिगामी को पास किया जाता, जहाँ पे कुनिगामी भागते भागते अपनी शूटिंग रेंज में जाने की कोशिश कर रहा था, और शूटिंग रेंज में जाने से पहले रियो उससे बॉल छीन लेता। इंतजारी वो फौरन से नागी की ओर पास कर डालता। नागी उससे फौरन से रोकते हुए घूम के एक बार फिर से देखते ही देखते बैक फ्लिप से फौरन से अपना सेकंड गोल भी कर देता, जो देख के टीम सेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती। देखने वाले दिलों को जोर का झटका, एक ही झटके में 2 गोल का होना। इसागी इस सदमे से ही बाहर ना निकल पा रहा होता। इसागी तो इतना ज्यादा हिल गया था कि वो यहाँ तक इस गम से बाहर भी ना आ पा रहा होता। किक ऑफ से दोबारा से गेम शुरू की जाती। इसागी अब सोच रहा था नहीं अभी भी हम कर सकते हैं। ये कहते हुए वो बॉल फौरन से अपनी लास्ट वेपन चिगिरी को पास कर देता। चिगिरी अपनी फुल स्पीड में एक्सेलरेट कर रहा होता है, पर हमें पता चलता टीम वी में यहाँ तक चिगिरी से भी ज्यादा एक तेज बंदा होता। वो चिगिरी पर स्पीड में ही भारी पड़ता और फिर बॉल रियो को पास करता। यही वजह से इसागी कहता नागी को घेर लो। जान के रियो फौरन से जानतेंसु को बॉल पास करते हुए कहने लगता जानतेंसु आज से ये तुम्हारा अड्डा है। जानतेंसु ओवर स्पीड के कारण टीम वी का तीसरा गोल कर डालता। इस वजह से टीम वी के 3 गोल्स हो भी जाते, जबकि टीम सेट अभी भी 0 गोल पे बैठे हुए हैं। सेट काफी ज्यादा उम्मीद हार चुकी होती, वो लोग अपने घुटनों पे बैठ जाते। सागी भी काफी ज्यादा प्रेशराइज हो चुका था। देखते ही देखते इसी टाइम, इसी समय, इसी लम्हे में, इसी वक्त टीम सेट में एक शख्स अभी भी मौजूद था, जो कि ये सब कुछ देखे, जो कि ऐसी सिचुएशन में भी मुस्कुरा रहा होता। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बादचिरा होता। बादचिरा के जिस्म से वो भड़कते हुए फ्लेम्स बाहर निकले होते। बादचिरा ने पूरे मैदान में शॉट डाला होता। मुझे मजा आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। इनफैक्ट इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। साकी उससे घबराते हुए पूछता ओए बादचिरा, तुम आखिर ऐसी सिचुएशन में कैसे मुस्कुरा रहे हो। चिरा फौरन से अपनी कातलाना आंखें इसागी की तरफ मोड़ते हुए कहने लगता मत बताओ मुझे इसागी, आखिर तुम ऐसी सिचुएशन में डर रहे हो। जरूर उनका गोल कुछ ज्यादा ही स्पेशल था, पर उन्हें हराने के लिए हमें भी स्पेशल बनना पड़ेगा। बादचिरा बॉल इसागी को देते हुए कहता ओए इसागी मुझे बॉल पास करो। सागी को कुछ समझ में ना आ रहा था, पर वो फिर भी बादचिरा की बातों पर अमल करते हुए बॉल उसके हवाले कर देता। बादचिरा मुस्कुराते हुए वो डीमन आइज से बॉल लेके आगे बढ़ने लगता और कहने लगता जो मॉन्स्टर मेरे सीने में दसा हुआ है वो मुझे कह रहा है ऐसी सूरत हाल में, ऐसी टूटती हुई सूरत हाल में हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि मुस्कुराना चाहिए। बादचिरा एक गंदी किस्म की ड्रिबलिंग करते हुए बॉल को आगे ले जाने लगता। रियो यहाँ तक उसकी ड्रिबलिंग की स्पीड के आगे अपने घुटने ठेक देता। फिर जानतेंसु उसके रास्ते में दीवार बन के खड़ा हो जाता। वो जरूर बादचिरा से ज्यादा फास्ट होता, पर बादचिरा से ड्रिबलिंग के मामले में कोई बेहतर नहीं। बादचिरा लेफ्ट राइट करते हुए उससे भी कंफ्यूज करके आगे बढ़ता। लगभग तुम ये कह सकते हो उसने पूरी टीम वी को ओवर पावर करके गुजर गया। साकी मैदान में खड़ा बस उस पे अपनी नजरें ठहरा के खड़ा होता। साकी के मुंह में कोई अल्फाज न होते, लेकिन उसका दिल और दिमाग सोचों से बड़ा पड़ा होता। इन दी एंड ऑफ द डे वो इसागी बादचिरा की बातों से एग्री करता कि तुमने ठीक कहा, सर से पैर तक के जोर लगा के हमने ये गेम खेलनी चाहिए। और फाइनली पहला गोल टीम जेड के लिए लेके आ जाता। जेड अपना पहला गोल करने में कामयाब हो जाती। बादचिरा पीछे मुड़ के कहने लगता अब शायद तुम्हें मतलब समझ में आ ही गया। बादचिरा की जो सीने में फीलिंग थी वो इसागी महसूस कर पाता। वो भड़कते हुए शोले, इंटेंसिटी, जुनून
जज्बा। टीम वी की नजरें अब बाचिरा पे ठहरी हुई होती है। हालांकि टीम जेड में बाचिरा के नारे लग रहे होते हैं। अब कुनिगामी कहने लगता ये गोल पैदा हुआ बाचिरा की ड्रिबलिंग एबिलिटीज की वजह से। याद रखो 0 से 1 करना ही पूरी टीम को बनाता है। तुम किस हद तक जा सकते हो, तुम्हारी लिमिट क्या है, वही तुम्हारा एक फार्मूला होता है। अगर तुम्हारा एक फार्मूला काम न करे तो तुम्हें नया फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। तो आगे से बाचिरा भी कहने लगता बिल्कुल ठीक कहा, मैं इतना ज्यादा इंस्पायर्ड था, मैंने हर कुछ आजमा दिया सिर्फ एक गोल की खातिर। फिर कुनिगामी मजीद बोलने लगता अगर साफ अल्फाज में कहूँ तो इस गेम में हमें नई चीजें आजमा के अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा और आखिर में जीत। यूं ही अब इसाकी भी कह रहा था हमारे पास 65 मिनट्स बचे हैं। इस वक्त तक हमें अपनी ईगो को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। पूरी टीम सेट गोल के लिए उभर रही होती, वो तैयार होते। टीम वी बॉल लेके आगे बढ़ने लगती। सांतेसु रियो से पूछने लगता क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है। इस पर रियो कहने लगता नहीं, बस वैसे जब 6 महीने पहले मैंने और नागी ने सॉकर खेलना शुरू की तब तक तो हमारे रिकॉर्ड्स को तो कोई पूछता भी नहीं था। 6 महीने का लफ्ज सुन के पूरी टीम सेट वहीं पे चौंक जाती। और ये लोग तो वाकई में मॉन्स्टर है। सब 6 महीनों के अंदर ही अंदर ये लोग एक प्रोफेशनल लेवल पे सॉकर खेल रहे हैं, जबकि लगभग बाकी सारे सॉकर प्लेयर बचपन से सॉकर खेलते आ रहे हैं और वो तब भी इनके करीब भी नहीं है। अब इसागी राइची से कहने लगता तुम रियो के आसपास रहोगे या फिर मैं कहूँ तुम रियो को लॉक में रखोगे। चिगिरी और गगमारू बीच के स्पेस को तुम लोग हर हालत में बंद रखोगे। बस जो भी हो जाए बॉल नागी तक ना पहुंचे। राची शुरू में तो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही ना होता, पर राची अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उसकी बात मान लेता। राची यूं ही रियो के पीछे हाथ धो के पड़ जाता। रियो तंग आके फौरन से बॉल सेंटेंसु को पास कर देता। चिगिरी उससे रोकने की कोशिश करता। सांतेसु जैसे जैसे नागी को पास करने लगता। चिगिरी बस मुश्किल से उस बॉल को सिर्फ छू ही पाया होता। खैर यार बॉल जैसे ही नागी के पास जाती नागी बॉल करने के लिए शूट मारता। अलबत्ता इगराशी बॉल को रोकने के लिए आ गया था, पर ऐसा करते हुए बॉल उसके मुंह से टकरा के रुक जाता। पर इसी से फायदा उठाते हुए अब बाचिरा बॉल को सिक्योर कर लेता। एक बार बाचिरा फिर से रियो को अपने सामने पाता। रियो उससे वार्न कर देता कि इस बार तुम मुझसे बॉल नहीं ले जा पाओगे। बाचिरा आगे से कहता इस बार मैं अकेला भी नहीं हूँ। बाचिरा फौरन से बॉल कुनिगामी को पास कर देता और तब तक कुनिगामी अपनी रेंज में ना पहुंचा था। वो खुद को गहरा हुआ पाता। कुनिगामी दिल दिल में सोचने लगता क्या वो क्या करे, वो भी ऐसी सूरत हाल में। तुरंत से सागी पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगता कुनिगामी ज्यादा मत सोचो। क्या हुआ, क्या तुम भूल गए कि तुम सुपर हीरो बनना चाहते हो, मैदान की फील्ड में तुम चमकना चाहते हो। उसकी ये बातें सीधा कुनिगामी के सर पे सवार हो जाती। कुनिगामी ग्रेट वे से इसी ही लम्हे में बॉल को एनालाइज करता और बॉल को उस जगह से शूट मारता। वहाँ पे बॉल एयर प्रेशर से इस तरह से कवर हुई होती कि वो बॉल घूम रही तक न होती। बॉल एयर प्रेशर में कवर, यहाँ तक गोली को खुद डॉच करते करते सीधा गोल्ड फील्ड की गहराइयों में समा जाती। तो हाँ यार टीम सेट अपना सेकंड स्कोर करने में भी कामयाब हो जाते। हाफ टाइम हो जाता और टीम सेट काफी खुश होती कि सिर्फ एक गोल की दूरी है और फिर हम बराबर हो जाएंगे। साकी कोने में बैठा अपने दिल ही दिल में सोच रहा था एक ऐसा फार्मूला जिसके कारण तुम अपनी वेपन को यूज करके गोल करते हो, पर अगर तुम उसकी सही गहराइयों में जाओ तुम एक नया एहसास को पाओगे। गोल करने का एक नया एहसास। तो आखिर मैं उस एहसास को कैसे पाऊं, गोल को किस तरह से सूंघता हूँ, उसकी बुलंदियों पे मैं कैसे जाऊं। तो यार सीन शिफ्ट होता और बिल्डिंग 5 के फाइनल मैच को दोबारा से रिज्यूम किया जाता। टीम सेट के पास बॉल होती और वो बॉल सीधा गागामारू को पास करते कि वो बॉल गलत जगह पे जा रही होती, पर फिर भी यार गागामारू स्कॉर्पियन किक के थ्रू गोल करने की कोशिश करता और इस बार सेंटेंसु ओवर स्पीड के कारण गोल को रोक लेता। तो हाँ यार अब सेंटेंसु इस वक्त डिफेंड कर रहा है। खैर यार सेंटेंसु को किक ऑफ करने की वजह से अब बॉल सीधा इसागी के पास आता। हालांकि इसागी बस गहरी सोचों में क्या होता कि मैं किस तरह से गोल करूं, और इसी सोचों में टीम वी उससे बॉल छीन के ले जाती। इसागी अब दोबारा से बॉल का पीछा कर रहा था और वो अपने दिल ही दिल में कहने लगता शिट मैं कैसे क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। फिर कैसे ना कैसे करके मैं बॉल की रेंज में तो आ ही गया था शूट करने के लिए, पर मैं किसी वजह से शूट नहीं कर पाया। तभी नागी भी उसके साथ भाग रहा था और वो इसागी से कहने लगता तुम नकारा हो, किसी काम के नहीं हो। अगर मेरे पास फुटबॉल का टैलेंट ना होता या फिर मैं तुम्हारे जैसा होता तो मैं फुटबॉल खेलता ही नहीं। तो बताओ आखिर तुम्हें क्या चीज मोटिवेट कर रही है। पर इसागी उससे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता और उससे बता देता मैं बस कुछ अच्छा खोजने के काफी करीब हूँ। कहानी मिसेस एनरी और ईगो पे जाती जो कि मॉनिटर से ये पूरा मैच देख रहे होते। ईगो यहाँ पे कहने लगता जीत हार जिंदगी और मौत, जब भी बात इन चीजों से गुजरने की आती है तो फिर ही स्ट्राइकर की अवेकनिंग होती है। ईगो मिसेस एनरी से कहता क्या तुम्हें अवेकनिंग का मतलब पता है। तो मिसेस एनरी इसके जवाब में कहने लगती
हाँ, आम से गैर मामूली पे जाना, आम से बहुत ज्यादा खास हो जाना। तो ईगो उससे गलत साबित करते हुए कहने लगता, अवेकनिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे एक शख्स अपनी सोच और अपने एक्सपीरियंस को आपस में जोड़ता है, बिल्कुल एक पजल की तरह। तब सारी पजल पीसेस एक जगह पे जमा हो जाती है, तब भी जाके साफ पिक्चर बनती है। अगर मैं साफ अल्फाजों में कहूँ तो लम्बे में तुम्हारी अवेकनिंग होती है। लम्बा बस इतना ही होता है कि तुम खुद को अच्छे से जान जाते हो कि तुम आखिर कौन हो, तुम इस वक्त क्या क्या कर सकते हो। साकी दिल ही दिल में कहने लगता, जब मैं शूट करने को जा रहा था मैंने सोचने में थोड़ा वक्त लगा दिया, अगर मैं शूट कर ही ना पाऊँ तो इस सब चीजों का क्या ही फायदा, मुझे सोचने की क्या ही जरूरत है, जबकि मेरी वेपन स्पेशल अवेयरनेस है। गोल को करने से पहले गोल को सूंघ सकता हूँ। खैर यार, अब रियो को तो राइची ने घेर रखा होता, वो ज्यादा कुछ ना कर पा रहा होता। राइची उसे कहने लगता, ओए ओए ये नजर तुम मुझ पे किस तरह से दुरा रहे हो, मत बताओ तो मुझे, क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले करने को जा रहे हो। मैं जरूर तुम्हें बता देता हूँ, तुम एक गजब किस्म के प्लेयर हो और मुझे वो रास्ता सा दिख रहा है जिसके कारण मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। तुम्हारे पास बॉल पहुंचती है और तुम नागी के बारे में सोचने लगते हो, तो यही वजह से अब नागी को भी टीम जेड ने घेर रखा होता। हानि राइची पे एक बार फिर से जाती है। राइची उसे बता देता, तुम नागी के बिना और नागी तुम्हारे बिना दोनों नकारा हो। ये बात रियो से हजम ना थी, वो फौरन से अपनी कोहनी राइची के गले पे दे मारता, जिस वजह से रियो को येलो कार्ड दे दिया जाता। ये देख के राइची और भी ज्यादा खुश होने लगता। अब बॉल चिगिरी आगे ले जा रहा था, सनतेंसु उसे यहीं से चैलेंज करता। सनतेंसु राइची से ज्यादा तेजी से इधर उधर हो रहा होता। जी कहने लगता, अब समझा, इसकी वेपन एक्सप्लोसिव एक्सेलरेशन है, ये कम समय के लिए बहुत ज्यादा तेजी से हिल पाता है, पर सिर्फ कम समय के लिए। यही वजह से चिगिरी अब बॉल को दूर किक मारता। वो जरूर चिगिरी से शुरू में तो फास्ट होता, पर हर चीज में नहीं। चिगिरी लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे ज्यादा तेज शख्स होता, चाहे वो टीम जेड हो या फिर टीम वी हो। लॉन्ग डिस्टेंस में चिगिरी के स्पीड के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। अब ईगो भी स्क्रीन के पीछे बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता। ईगो कहता, अवेकनिंग तब भी हो सकती है जब एक कमजोर बंदा अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल अपोनेंट के खिलाफ जा रहा होता है। अब हमें दिखा जाता, चिगिरी अपनी फुल स्पीड में दौड़ लगा रहा होता। चिगिरी ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जहाँ पे वो सनतेंसु के खिलाफ अपनी वेपन की फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अब 30 मिनट रह गए होते हैं मैच खत्म होने में, और इसी बीच में चिगिरी अपना तीसरा गोल कर देता। तो हाँ यार, टीम जेड और टीम वी अब बराबर स्कोर पे हो जाते। तो हाँ यार, इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।